हेलो बच्चों, एनडीए का पेपर का 4th वाला ट्यूटोरियल डिस्कस करेंगे। हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जो 18 अप्रैल को पेपर हुआ था उसके फर्स्ट 50 क्वेश्चन कर चुके थे। 51 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। fx+1 दे रखा है और fx पूछा हुआ है। तो हमने पहले क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को x+1 की फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। तो मैंने क्या किया, ये x² है। अब x+1 का होल स्क्वायर बनाने के लिए तो मैंने क्या किया, इसमें 2x ऐड कर दिया और माइनस कर दिया, और 3x एज इट इज़ था, और 2 को ब्रेक कर दिया 1+1, ताकि जब मैं इसको और 1 को लूँ तो ये इकट्ठा होकर बन जाएगा मेरे पास f(x+1). तो ये बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 3 टर्म हट गई। अब मेरे पास बच गया -5x+1। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, -5 कर दिया और +5 कर दिया, और एक ऑलरेडी 1 था तो +6 अलग हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा f(x+1 का होल x+1), ये आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर -5 × x+1 +6। अब आप देखो हर जगह x+1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये x+1 की टर्म में फंक्शन बन गया। तो अगर मैं x+1 को x लिखूँगा तो ये क्या आ जाएगा, fx = क्या आ जाएगा, x² -5x +6। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। तो हमसे पूछा था fx क्या होगा, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। अब चलते हैं 52 क्वेश्चन पे। 52 क्वेश्चन क्या था हमारा कि ये 3 नंबर AP में है। तो अगर 3 नंबर AP में है तो हमें पता है कि अगर 3 नंबर AP में है ABC, तो मिडिल टर्म का डबल बाकी दो के सम के इक्वल होता है। ये AP का कंसेप्ट है, यानी 2x = x² - 8 होगा। सबको एक साइड ले जाएंगे तो x² - 2x - 8 हो गया। फैक्टर बना लेते हैं। इसके फैक्टर बन रहे हैं -4x + 2x। तो ये हमारे पास आ गया x+2 और x - 4 = 0। तो x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, -2 और 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, 53 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं थर्ड टर्म ऑफ ए GP इज 3। थर्ड टर्म का मतलब हो गया हमारे पास AR²। 3 दिया हुआ है, और कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। पहली 5 टर्म का प्रोडक्ट बता रहे थे। पहली टर्म होती है वो A, दूसरी होती है AR स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये AR², ये AR3, ये R4। तो A 5 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो A5 हो जाएगा, R4 R³ और ये R10 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ये बन रहा है हमारे पास AR² 5। ठीक है, तो यानी हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी है। हमने बोला ये प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा, और ये तो हमारा 3 है, तो 3 की पावर 5 हो जाएगा, यानी 3 9 27 81 243। तो 3 की पावर 5 ही आ जाएगा, 243। समझ गए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 54। ये कह रहा है कि ना AIJ एलिमेंट जो होता है, ये करे होंगे ऐसे क्वेश्चन आपने 12th क्लास में, कि AIJ को ना ऐसे डिनोट कर रहे हैं हम। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। एक 3/3 का डिटरमिनेंट बनाना है, ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट बनाना है। तो बनाते हैं डिटरमिनेंट। पहले मैट्रिक्स बना ले। वो मैट्रिक्स कैसे बनेगा, और मैट्रिक्स में ये एलिमेंट होता है A11। I को और J को 1 रखोगे तो 1 + 1 2 2 to the 4। फिर होता है 1 2 A12, तो 1 और 2 को ऐड करोगे 3 3 को 6 हो जाएगा। फिर आता है 1 3, तो 4 to the 8 हो जाएगा। फिर अगले वाले में अब हम करेंगे 2 1, तो फिर से 6 हो जाएगा। फिर 2 2 8 हो जाएगा, 2 3 10 हो जाएगा। फिर 3 1 8 हो जाएगा, 3 2 10 और ये 12। अब हमें क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा और मैं ना ऐड करूंगा R1 को R3 के साथ। ठीक है, और तो मैं देख रहा हूँ कि R1 R3 को जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 16, ये बन जाएगा 20, और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 8 और 10। तो ये आइडेंटिकल हो गई सेकेंड रो के साथ, और जब 2 रो आइडेंटिकल हो जाती है तो आंसर 0 आता है। तो इस वाले डिटरमिनेंट का, इस वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल है ना। अब चले 55 क्वेश्चन पे। ये कह रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ना अगर 2 4 6 8 इनसे अगर आप कोई डिटरमिनेंट बनाते हैं 2/2 का, तो उन सब डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। तो इसका आंसर वैसे स्मार्ट मूव से हम कर सकते हैं, 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैं मान लेता हूँ कि ABCD हमारे पास 4 वैल्यू और चारों अलग अलग हैं।
तो जब मैं इसका डिटरमिनेंट बनाऊंगा तो क्या बनेगा, ए डी माइनस बी सी। अब ए कोई भी 4 वैल्यू हो सकती है इनमें से, डी कोई भी 4 वैल्यू हो सकती है, बट एट अ टाइम ए बी सी डी या तो 2 होगा या 4 या 6 या 8। तो जब हम इसको सॉल्व करने की बात करेंगे तो अगर मैं बोलूँ कि हम ए और डी को 2 4 ले रहे हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 8 माइनस 48। फिर हम लेंगे 2 6, तो 2 6 जब लोगे तो बन जाएगा आपके पास 12। मैं ए और डी को 2 और 6 ले रहा हूँ, 12 माइनस 24, 8 चौक 32 सॉरी। और फिर मैं 2 और 8 लूँगा तो ये बन जाएगा आपके पास 2 और 8 की जगह बन जाएगा 16 माइनस 24। तो ये हुआ एक तरह से एक पार्ट। जब मैंने क्या किया, ए को 2, डी को ये रख दिया, ठीक है। अब सेम रूल डी और ए की जगह ए और डी भी हो सकते थे, यानी मैं इसको डबल कर देता हूँ, है ना। अब बात करो बी और सी की, सेम। तो अब पहले प्लेस पे ए और डी में से ये ले लेते हैं नंबर। अब मैं बेसिकली ए की जगह मैं 4 6 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब पहले मैंने ऐसे किया कि ना ए को पहले मैंने 2 मार्क्स से स्टार्ट किया था, अब मैं 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये क्या आ सकता है, ए डी 4 6 हो सकते हैं। तो 4 6 दा हो जाएगा 24 माइनस 16। उसके बाद आ जाएगा आपके पास 32 माइनस 12, 32 माइनस 12। और फिर आ जाएगा आपके पास 32 माइनस 32 तो कर दिया हमने। फिर अब चलते हैं 4 और 2 पे, 8 माइनस 48, ठीक है ना। ये तो हो ही गया। तो 8 माइनस 48 ये हुआ इस तरह से कि जिसमें मैंने ए को 4 ले लिया। अब मैं ए को 6 भी ले सकता हूँ, ठीक है। और 6 से स्टार्ट करता हूँ, 6 8 6 4। तो आप देखोगे सारी टर्म आपस में कट रही होगी और आपका आंसर 0 आ रहा है, क्योंकि हर चीज़ ना रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। देखो यहाँ पे जैसे 16 माइनस 24, 12 माइनस 32, ऐसे ये दो अगली बार आएंगे तो कट जाएगा, तो सारे आंसर हमारे 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ 55th क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है ये सर्कल की इक्वेशन है, तो सर्कल की इक्वेशन में तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको 2 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y माइनस 15/4 इक्वल टू 0। अब ये हमारा 2g है, तो g हमारा हो गया g हो गया हमारा 5/2 और f हो गया हमारा 3/2, ठीक है ना। तो f आ गया, g आ गया, c हमारा हो जाएगा माइनस 15/4। तो जो रेडियस होती है वो होती है हमारी अंडर रूट में g स्क्वायर यानी 25/4, फिर f स्क्वायर यानी 9/4 और फिर प्लस 15, क्योंकि माइनस c होता है तो प्लस 15 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 49/4, यानी जिसको सॉल्व करेंगे तो 7/2। तो रेडियस हमारी आ जाएगी 3.5। अब पैरेललोग्राम हैज 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। एक पैरेललोग्राम में 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी -3 4। ये कह रहा है कि एक वर्टेक्स -3,4 है, 0,-4 है, एक 5,2 है। नेक्स्ट बताओ, हमें पता है पैरेललोग्राम में मिड पॉइंट बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट ए और बी का, बी डी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट सेम रहेगा। तो ए सी का जो मिड पॉइंट निकाला हमने, या फिर हम ये कह सकते हैं इसके और इसके एक्स कोऑर्डिनेट का जो सम होगा 2, वो इन दोनों का सम होगा ए और 0 का, तो A2 आ गया। अब A2 है तो इसका मतलब ये ऑप्शन गई। अब B की बात करते हैं, इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट का जो सम होगा यानी 6, वो इन दोनों के y कोऑर्डिनेट का सम होगा यानी B-4। तो B की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो B 10 आ जाएगा, तो मतलब हमारा 2,10 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं 50th क्वेश्चन पे। ये कह रहा है दो लाइनें परपेंडिकुलर है। अब हमें पता है दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप आ रहा है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और इसका स्लोप आ रहा है आपके पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब इन दोनों का प्रोडक्ट -PQ -1 होना चाहिए, तो PQ -1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैं PQ को उधर ले गया, है ना। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABC AP में है। अभी मैंने बताया था आपको कि अगर 2 नंबर AP में होते हैं तो मिडल टर्म का जो डबल होता है बाकी 2 के सम के इक्वल होता है, यानी मैं सबको जब उधर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा A-2B + C = 0। अब आप जब इसको कंपेयर करोगे इसको इससे, तो हम क्या देख रहे हैं कि x 1 आ रहा है, A का कोफिशिएंट 1 है और B के साथ हमारे पास -1 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा 1, -1 से पास होगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रही है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। अब ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। ये कह रहा है कि ना ये एक लाइन है हमारी, यहाँ पे एक पॉइंट है -4,2
और यहाँ पे एक पॉइंट है 4,2 इसकी इमेज है। तो ये कह रहा है कि इस लाइन की इक्वेशन निकालो। तो हम ये कहेंगे पहली बात कि ये जो दोनों लाइन का मिड पॉइंट होगा वो लाइन पे लाई करेगा, तो वो आ रहा है 0 0, यानी 0 0 से पास करेगा। कई बार हमारे को 0 0 पुट करने पे मिल जाता है कि इक्वेशन क्या है, बट बाई चांस यहाँ पे सारी इक्वेशन में 0 0 सेटिस्फाई हो रहा है, तो इससे काम नहीं चलेगा। अब हम बात करते हैं इस लाइन का ना स्लोप निकाल लेते हैं ए बी का। जो ए बी का स्लोप आएगा वो लाइन का स्लोप के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप ऑफ ए बी आएगा हमारे पास -1 मतलब 0 + 2 अपॉन 0 -4। तो इसका स्लोप आ रहा है -1/2। तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा 2, क्योंकि इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो स्लोप 2 है, तो y = 2x हमारी इक्वेशन हो जाएगी। इन सब का स्लोप 2 नहीं आ रहा, ये स्लोप होता है y = mx में m होता है, तो m2 आ रहा है इसलिए, है ना। तो इस तरह से हमने ये 10 क्वेश्चन ट्राई करे, ठीक है। तो इसको आप ट्राई कर लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है और आराम से हो जाएंगे आपके, ठीक है। एक दो 4-5 क्वेश्चन और करा देता हूँ इस वाले में। ये कह रहा है कि तीनों जो लाइन है ना, ये तीनों पॉइंट हमारे स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं लाई कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इसका एरिया 0 होता है। तो मैं डिटरमिनेंट से देख लेता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। तो मैंने डिटरमिनेंट वाले फॉर्मूले में ये वर्टिसेस रखे। तो मैंने क्या देखा कि जब मैं इन दोनों में मतलब बेसिकली इसमें से 3 ऐड कर रहा हूँ या इसका ट्रिपल ऐड कर रहा हूँ, मतलब ये चीज़ कर रहा हूँ, C2 में C2 + 3 टाइम्स C3 कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि PQ + 3 6, PQ + 3 और 6, तो ये दो आइडेंटिकल हो रही हैं रो कॉलम। तो आइडेंटिकल हो रहा है, तो ये तो हमेशा ही 0 आएगा। इसका मतलब है ये पॉइंट तो कोलिनियर है कंफर्म। अगला कह रहा है कि क्या ये हमेशा P किसी भी वैल्यू के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ऐसा थोड़ी है। अब P अगर नेगेटिव हो जाएगा और Q भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये अपने आप ही अलग अलग क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। देखो, अगर P को मैं नेगेटिव मान लूँ और Q को भी नेगेटिव मान लूँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से तो बाहर चले जाएंगे। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट सही मानी जाएगी। ये कह रहे हैं इनके बीच में एक्यूट एंगल निकालो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, अगर आप लॉजिकली देखो ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। x = 2 सीधी लाइन है, x = 2, और ये एक लाइन है जिसको अगर आप सॉल्व करो y = √3x - 2। तो ये एक लाइन है जिसका स्लोप √3 आ रहा है, tan थीटा m tan √3 आ रहा है, यानी ये 60 डिग्री एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ। यानी ये लाइन ऐसे जा रही है, 60 डिग्री एंगल बनाती जा रही है। ये हमारा 60 डिग्री एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, और पूछ रहा है इनके बीच में एंगल बताओ। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 है, ये 90 है, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में एक्यूट एंगल 30 डिग्री बन रहा है, डायरेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अदरवाइज आप tan थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि ना हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका जो एक वर्टेक्स है a वो 4,2 है, इसका डायगोनल है, और एक दूसरा डायगोनल, ये मीट कर रहे हैं 0 0 पे। तो BD की इक्वेशन बताओ क्या होगी। तो हमें पता है कि ना स्क्वायर में ये जो डायगोनल होता है बाइसेक्ट करता है, और पूरा एंगल 90 है, तो ये 45 हो जाएगा। और हमें पता है डायगोनल ये आपस में इंटरसेक्ट भी करते हैं, तो ये भी 45 आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और, क्या इतना पता है कि हमें ना इस डायगोनल पे मतलब बेसिकली इस लाइन पे जो 0 0 आ रहा है ये, तो ये दूसरी को भी सेटिस्फाई करेगा। उससे भी कई बार चेक कर लेते हैं हम, 0 0 ना सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सारी ऑप्शन हो सकती है। अब हम क्या करते हैं ना, ये जो OA हुआ इसका मिड पॉइंट निकाल लेते, इसका वो निकाल लेते हैं स्लोप। तो AO का स्लोप क्या आ जाएगा, AO का स्लोप आ जाएगा हमारे पास y2 - y1 यानी 2 - 0 / 4 - 0 1/2। अब हमें पता है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो जो BD का स्लोप होगा वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि m1 m2 m2 -1 होगा। तो स्लोप हमारा -2 आ गया, 0 0 से पास कर रही है। तो इक्वेशन निकालेंगे y - 0 - 2x - 0। तो y = 2x हमारे पास लाइन आ जाएगी, और जब मैं y को तो ले जाऊँगा तो 2x - y = 0, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। 64 क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है हमारा ये पॉइंट हाइपरबोला पे, यानी x और y दे दिया। तो x अगर मैं tan थीटा मान लूँ, 3 tan थीटा है, तो हमारे पास tan थीटा x/3 आ गया। sec थीटा मेरे पास ऐसे, ये y = 2 sec थीटा करेंगे, तो sec थीटा y/2 आ गया। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि tan² थीटा +1 = sec² थीटा होता है। तो उसमें जब मैं प्रॉपर्टी पुट करूँगा तो यह आ जाएगा x²/3 का स्क्वायर +1 = y²/2 का स्क्वायर। इसको तो ले जाऊँगा तो आपके पास एक हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई, 1 = y²/2 स्क्वायर - x²/3 स्क्वायर। अब ये हाइपरबोला की इक्वेशन है इसमें, जिसमें a हमारा 2 है और b हमारा 3 है। तो एसेंट्रिसिटी जो होती है वो होती है √1 - b² / a²।
जैसे ही हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 9 प्लस होती है हाइपरबोला में, एलिप्स में माइनस होती है, तो आ जाएगा √13/4। रूट सॉल्व करेंगे तो √13/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो √13/2 हमारी ये ऑप्शन हो जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि ना एलिप्स की जो है एसेंट्रिसिटी होती है <1 होती है, पैराबोला की 1 होती है, हाइपरबोला की >1 होती है, और सर्कल की 0 होती है। तो यहाँ पे पूछ रहे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कहेंगे सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने 65 क्वेश्चंस किए, बाकी फिर करेंगे अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू।